बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। मैं हूँ प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। हमारा टॉपिक चल रहा है जी सेंसिटिविटी एनालिसिस का। आज के लेक्चर में हम सेंसिटिविटी एनालिसिस से रिलेटेड इसकी जो टाइप नंबर 1 है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या चीज़ है, मैं अपने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। आप उस लेक्चर को लाजमन देख लें। अगर आप जस्ट इसे रटने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। आपका ये मैच्योर लेवल है, आप इंटर या मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं हैं, तो उसको लाजमन आप काइंडली लाजमन जाकर पहले देख लें। वो थोड़ा छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा लंबा नहीं है। उसको देख लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आज जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसकी बआसानी आपको समझ आ जाएगी। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में जो टाइप नंबर 1 आपकी है उसमें हमने जिस चीज़ पर डिस्कशन करनी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सेंसिटिव एनालिसिस को पहले जाके देख लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि किन चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस करना होगा। तो इसमें जो पहली टाइप का जो क्वेश्चन है, पहली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी है उसमें होगा ये चेंजेस इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट बी आई। आपको जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी होगी उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो उसके राइट हैंड साइड वेक्टर है बी, ठीक है, अगर उसको आप चेंज कर दें, ठीक है, तो फिर आपको कहेगा कि अब आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर क्या चेंज आएगी। आपको कहेगा कि ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस या सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करें और बताएं कि अगर आपका राइट हैंड साइड वेक्टर जो है आपकी गिवन एलपीपी का चेंज कर दिया जाए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरह अफेक्ट होगा, उस पर किस तरह अफेक्ट होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको रीड कर लेते हैं। मैंने लिखा है जी सपोज दैट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी बीन फाउंड। आपने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहले से ही मालूम कर लिया होगा। मीन टू से कि सेंसिटिविटी एनालिसिस और ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस में मैंने आपको यही पहले बताया था कि आपने सबसे पहले दी हुई एलपीपी का आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना दिया हो तो फिर पहले मालूम करना पड़ता है, ठीक है। वो थोड़ा सा एक लेंथी टास्क है। अच्छा जी, आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन गिवन है। अब आपने पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस यानी सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करना है एंड इट इज़ डिजायर्ड टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सम रिसोर्स। अब आपने किया गया है इसमें, आपने अपने रिसोर्स मतलब जो बी की वैल्यूज़ हैं, राइट हैंड साइड वेक्टर जो बी है उसमें उन वैल्यूज़ को आपने या तो इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया। अब इससे क्या होगा, क्लियरली दिस विल अफेक्ट नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बट आल्सो द सॉल्यूशन। अब इससे होगा ये कि आपका इससे जस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके साथ साथ आपका जो सॉल्यूशन है उस पर भी चेंज आएगी। लार्ज चेंजेस इन द लिमिटिंग रिसोर्सेज में इवन चेंज द वेरिएबल इन द सॉल्यूशन। जब आप अपने लिमिटिंग रिसोर्सेज को कहता है बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तो ऐसी सूरत में आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें जो बेसिक वेरिएबल्स हैं पॉसिबल है कि वो भी चेंज हो जाएं। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई हैं। सिंस वन और मोर करंट बेसिक वेरिएबल बिकम नेगेटिव, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पॉसिबल है कि जब आपने अपने रिसोर्सेज यानी बी की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया तो आपके पास जो आपके करंट बेसिक वेरिएबल्स हैं यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो आपको दिया होगा या आपने जो मालूम करना होगा उसके वेरिएबल्स नेगेटिव हो जाएं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ अब आप सुन लें, शायद आपको भूल चुकी होगी। जब आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन में फिजिकल जो आपके पास जो बेसिक वेरिएबल्स हैं अगर उनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि आपके सॉल्यूशन में इनफिजिबिलिटी आ गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिंप्लेक्स मेथड है उसमें नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन होती है, यानी तमाम वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, उनमें से कुछ वेरिएबल जो है वो आपके पास नेगेटिव हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि ये इनफिजिबिलिटी आ गई है। और इनफिजिबिलिटी को रिमूव करने के लिए हम जिस मेथड को इस्तेमाल करते हैं डेट इज कॉल्ड द डुअल सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो इसमें अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरह का दिया होगा, उस पर आपने जो सेंसिटिविटी एनालिसिस टेस्ट है वो कैसे परफॉर्म करना है, उसमें डुअल सिंप्लेक्स मेथड आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीज़ें अब एक एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। लें जी, ये मेरे पास एग्जांपल है। मैंने लिखा है जी सोल्व दी प्रॉब्लम।
पहला इसका पार्ट है कि आपको ये एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें आपने एक फंक्शन z है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, उसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दी 2 कॉन्स्टेंट्स। 2 कॉन्स्टेंट दे दिए गए हैं, पहला कॉन्स्टेंट में लेस देन इक्वल का साइन है, दूसरे कॉन्स्टेंट में इक्वालिटी है। तो पहला तो पार्ट ये है कि इसको आपने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आपने पहले इसका सोल्यूशन मालूम करना है। जब इसका सोल्यूशन मालूम कर लिया होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो फिर यहाँ से जो बी और सी पार्ट हैं ये आपके सेंसिटिविटी एनालिसिस के क्वेश्चन बनते हैं। पेपर में ये पेपर सेटर की मर्ज़ी है, आपको इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन पहले से निकाल कर दे दे तो अच्छी बात है, ना दे तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा, इसके ऊपर मार्क्स थोड़े से ज़्यादा देगा आपको। बी पार्ट में कहता है कि आपने करना ये है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द रिक्वायरमेंट वेक्टर फ्रॉम 5 2। अब यहाँ पर देखें, अब आप इसका राइट हैंड साइड वेक्टर में राइट हैंड साइड पर कौन से 2 नंबर हैं 5 2, तो ये आपका जो बी वेक्टर है 5 2। कहता है अगर इसको चेंज कर दिया जाए 7 2 से, तो आपने बताना है कि इसके ऑप्टिमम सोल्यूशन के ऊपर क्या फ़र्क आएगा। फिर नीचे मैंने दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने कहा कि अगर इसी वेक्टर 5 2 को 3 9 से रिप्लेस कर दिया जाए तो फिर ऑप्टिमम सोल्यूशन पर क्या फ़र्क आएगा। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा जल्दबाजी से नहीं काम लेना आपने कि मैंने पहले 5 2 को 7 2 से रिप्लेस किया, फिर 5 2 को 3 9 से रिप्लेस किया, तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हो गए। दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा चेंज आएगा, आप देखिएगा। नंबर चेंज करने से थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वो अब अभी आगे जाके हम देखते हैं। अच्छा जी, जहाँ तक इसके पहले क्वेश्चन का ए पार्ट का ताल्लुक है, उसको मैं यहाँ पर बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको बता कर आगे निकलता हूँ, क्योंकि मेन हमारा जो टॉपिक है वो बी और सी पार्ट है। इसमें आपने अपनी दी हुई प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड से, रेगुलर सिंपलेक्स मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले लेस देन इक्वल का साइन है, आप जानते हैं कि आपका पहला स्टेप ये होता है कि आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल्स में से जो सा वेरिएबल सूटेबल है आप जानते हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पहला यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन है, तो आप जानते हैं पहले कांस्टेंट में आप स्लैक वेरिएबल s1 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल साइन है, आप जानते हैं कि जब ग्रेटर देन इक्वल होता है तो फिर हम सरप्लस वेरिएबल माइनस करते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपके कांस्टेंट में इक्वेशन है एग्जैक्ट इक्वल का साइन है, तो जस्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल आप ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। टू कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वी ऐड अ स्लैक वेरिएबल s1 in the first constant and a1 in the, as a artificial variable in the second constant. So we have, आपकी प्रॉब्लम कुछ इस तरह बन जाएगी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब आप आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं तो फिर आप इसे बिग एम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। बिग एम मेथड के लिए आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल s1 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 0 आ जाएगा, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है इसके लिए हम एक डमी वेरिएबल m जो है उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो फिर -m लिखेंगे यहाँ पर, और अगर ये मिनिमाइजेशन की होती है तो आप जानते हैं यहाँ पर फिर +m लिखते हैं, यहाँ पर +m टाइम a1। तो ये तमाम बेसिक चीज़ें आप जानते हैं। तो ये मेरे पास आ गई आपकी प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद आप जानते हैं मुझे सबसे पहले चाहिए इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैसे मालूम करते हैं आप जानते हैं, यहाँ पर मैं अपने जो ये वेरिएबल हैं x1 x2 x3 इनको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ पर s1 की वैल्यू 5 आ गई और आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब आपके जो बेसिक वेरिएबल आ गए वो आगे s1 और a1। आप जानते हैं बेसिक वेरिएबल उन्हें बोलते हैं जो कि यहाँ पर आपके पास इनको मैंने पुट किया ना x1 x2 x3 को, तो अब जो बाकी वेरिएबल आपके पास निकलेंगे दीज आर कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल्स। और इसकी असल पहचान ये होती है कि बेसिक वेरिएबल्स, अब ये सारी चीज़ें आप जानते हैं ऑलरेडी वैसे, कि बेसिक वेरिएबल जो होते हैं ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स परफॉर्म करते हैं। मतलब यहाँ पर s1 का जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसमें a1 मौजूद नहीं है जिसका कोएफिशिएंट 0, नीचे वाला में s1 मौजूद नहीं है जिसका कोएफिशिएंट 0 और a1 का कोएफिशिएंट 1। तो एक्चुअली जो बेसिक वेरिएबल होते हैं ना दे ऑलवेज परफॉर्म एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैं आपको आसानी के लिए वैसे बताता होता हूँ कि आप इन्हें 0 पुट कर लें, बाकी जो निकलेंगे वो बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे, सही है। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है, इनिशियल बेसिक सिंपलेक्स टेबल हम बनाएंगे यहाँ से। अब ये तमाम चीज़ें आपको मालूम है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पीड से काम लूँगा, तो आपने इसको देखते जाएं, पीडीएफ आपके सामने है। ये टेबल मैंने बनाया इनिशियल बेसिक सिंपलेक्स टेबल। तमाम रोज़ नंबर वगैरह आपके सामने हैं, इसको आप अपने तौर पर या नोट कर लें। नोट करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा खुद से, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बेसिस में बेसिक वेरिएबल आ गए। मैंने CJ माइनस CJ रो निकाली, नंबर बने 5 + 2m 12 - m 4 + 3m 0 0। अब ये जो सिंपलेक्स टेबल है ये कैसे बनाते हैं, अगर इनकेस आपको ये चीज़ें नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं,
तो आप मेरे शुरू के लेक्चर जो हैं सिंपलेक्स मेथड एंड मैक्सिमाइजेशन, सिंपलेक्स मेथड एंड मैक्सिमाइजेशन, उसको आप जाकर देख लें, फिर इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मेरा टेबल बना, ये टेबल से मैंने देखना है कि क्या मेरा IBFS यानी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए आपने देखा यहाँ पर आपकी जो लास्ट रो है उसमें M के जो कॉफिशेंट्स हैं वो तमाम के तमाम नेगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो मोस्ट पॉजिटिव कोफिशिएंट है M का वो 3 है और यहाँ पर 2 है, तो मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है, 3 है। तो ये हमारा जो होगा x3 आपका आ जाएगा इनकमिंग वेरिएबल के तौर पर, सॉरी आउटगोइंग वेरिएबल। और आगे आपने इनकमिंग एंटरिंग वेरिएबल निकालना है, तो उसके लिए आप जानते हैं आप रेशो निकालते हैं। ये B वाला जो नंबर है 5 को मैंने 1 पर डिवाइड किया 5 आ गया, 2 को 3 पर डिवाइड किया 2/3 आ गया। तो मेरी जो की रो बनती है वो है सेकंड रो A1। तो A1 मेरा यहाँ से लीव कर जाएगा, यानी आउटगोइंग वेरिएबल है, और इनकमिंग वेरिएबल मेरा कौन सा x3 है। आई होप ये तमाम चीज़ें आपको मालूम है, मैं यहाँ पर इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं टाइम लगाना चाह रहा। अब ये आने के बाद अगला आप जानते हैं टेबल मैंने दोबारा बनाया। ये पहला वेरिएबल S1 एज इट इज़, A1 मेरा आउटगोइंग वेरिएबल था, इसकी जगह मैंने x3 लिख लिया। x3 का कोफिशिएंट पीछे 4 आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 4 है। उसके बाद मैंने आप जानते हैं रो ऑपरेशन लगाई, रो ऑपरेशन लगाने के लिए इसको 1 बनाया, इसके ऊपर वाले नंबर को 0 किया। रो ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास तमाम के तमाम जो नए नंबर हैं वो आपके सामने आ गए। नंबर सामने आने के बाद मैंने दोबारा CJ माइनस EJ रो निकाली, CJ माइनस EJ रो निकाली, तो अब मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर हैं। इनमें आपके पास अब जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर है विदाउट M, ये तो M के साथ कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट मोस्ट पॉजिटिव नंबर है 40/3। आप जानते हैं कि आपको सोल्यूशन ऑप्टिमल तब मिलेगा जब तमाम के तमाम नंबर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएं। तो यहाँ पर तमाम के तमाम नंबर नेगेटिव तो नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, 40/3। तो मोस्ट पॉजिटिव जो है 40/3 है। इसका मतलब मेरा x2 जो है वो आउटगोइंग वेरिएबल है। इनकमिंग वेरिएबल के लिए मुझे रेशो निकालनी पड़ेगी। रेशो कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, B के नंबर 13/3 को 7/3 पर डिवाइड किया, 13/7 आ गया। और यहाँ पर इसको इस पर डिवाइड किया, ये तो रेशो वैसे ही नेगेटिव आ गया, इसको छोड़ देंगे। एक ही पॉजिटिव रेशो है 13/7। इसका मतलब मेरा S1 जो है की रो है, ये मेरा आउटगोइंग वेरिएबल है। इनकमिंग वेरिएबल कौन है, x2। तो अगले टेबल में हम S1 की जगह क्या लिखेंगे, x2, और x2 का कोफिशिएंट ऊपर 12 आ जाएगा यहाँ पर, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट टेबल नंबर 3 आ गया आपके पास। टेबल नंबर 3 में दोबारा फिर वही रो ऑपरेशन वगैरह लगाई, नंबर चेंज किए। नंबर चेंज करने के बाद मैंने लास्ट CJ माइनस EJ रो निकाली। CJ माइनस EJ रो निकालने के बाद लास्ट नंबर यहाँ पर आप देखें मेरा अभी भी एक नंबर पॉजिटिव है, डेट इज़ 3/7। 3/7 मेरे पास है x1 कॉलम में। इसका मतलब मेरा x1 कॉलम जो है वो इनकमिंग वेरिएबल के तौर पर आएगा। आउटगोइंग वेरिएबल निकालने के लिए दोबारा रेशो निकाली गई, रेशो निकाली तो 9/5 लीस्ट रेशो है, ये मेरे पास है x3 की जगह। इसका मतलब x3 गया और इसकी जगह कौन आ जाएगा, x1। तो x1 आ जाएगा यहाँ पर और इसकी जगह कोफिशिएंट उसका 5 आ जाएगा। अब टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 निकालने के बाद अब ये सारी रो ऑपरेशन वगैरह लगाने के बाद अब मेरे पता चला कि मेरा ये जो सोल्यूशन है ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल चुका है। आप देख सकते हैं CJ माइनस EJ रो जो लास्ट रो है आपकी, उसमें तमाम के तमाम नंबर या नेगेटिव हैं या 0 हैं, ठीक है। M वाले नंबर में M वाला जो नंबर है उसमें M का कोफिशिएंट देखना है। M का कोफिशिएंट वो है -1, ये 2/5 को नहीं देखना आपने। M का कोफिशिएंट -1 है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी 0, ये भी 0, तो तमाम नंबर हैं लेस दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया है। तो ये मेरा ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया। अब इस ऑप्टिमल सोल्यूशन के मुताबिक x1 की वैल्यू 9/5 है, x2 की वैल्यू 8/5 है, और मेरे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है 141/5 है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं साथ साथ इसको मल्टीप्लाई करके निकालता गया हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अपने x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम पुट कर लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास गिवन था, ये रहा, z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 12x2 x3। यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू पुट करें, x3 की वैल्यू 0 है, ये पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो मेरे पास हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा 141/5। लेकिन जी यहाँ तक जो अभी हमने किया है ये तमाम वही है जो आपका पुराना कंसेप्ट है, आपने रेगुलर सिंपलेक्स मेथड से अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम इसके B और C पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन बनता है। अब इसका B पार्ट की तरफ दोबारा मैं एक मरतबा
चलें, यहाँ पर लिखा ही होगा मैंने बी पार्ट, ये रहा। अच्छा जी, ज़रा अजाने हो जाएं फिर उसके बाद करते हैं बात। ले बेटा, आपका बी पार्ट में है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द रिक्वायरमेंट वेक्टर फ्रॉम 5 2 to 7 2 ऑन द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर आप अपने राइट हैंड साइड वेक्टर 5 2 को 7 2 से बदल दें तो आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन पर क्या तब्दीली आएगी। अब देखें, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर दें, मतलब ये कि ठहर जाएं कि आप यहाँ पर ये अपनी राइट हैंड वेक्टर 5 2 की जगह 7 2 यहाँ लिखें फिर दोबारा सारा काम करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ऐसा करना तो फिर ये तो मतलब क्वेश्चन बिल्कुल नए न्यू सिरे से शुरू करने वाली बात होगी ना, कि आपने नया शुरू करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपने ये करना है, न्यू वैल्यूज ऑफ द करंट बेसिक वेरिएबल्स आर गिवन बाय। अब सबसे पहले देखें कि आपने जो लास्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम किया है उसमें आपके वेरिएबल आए कौन कौन से हैं। आपके वेरिएबल हैं x1 और x2, ये याद रखें। यहाँ पर आपने जो ऑप्टिमल सोल्यूशन लास्ट टाइम मालूम किया था उसमें जो ऑप्टिमल सोल्यूशन में वेरिएबल आ रहे हैं वो कौन कौन है, ये देखें। ऊपर x2 है, फिर x1 है, x2 की वैल्यू 8/5 है, x1 की वैल्यू 9/5 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आपने गौर से देखनी है। x3 इसमें नहीं है, x3 की वैल्यू 0 होगी। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 141/5 है। कहता है कि अब आपने अगर अपने राइट साइड वेक्टर 5 2 को 7 2 से बदल दिया हो तो अब आपका जो ये वेरिएबल होंगे x2, इनकी नई वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, तो एक तरीकाकार तो ये कि आप दोबारा शुरू से क्वेश्चन करें। दूसरा तरीकाकार सिंपल आसान सा है कि x2 और x1 की जो नई वैल्यू निकलेंगी उनका फार्मूला है b इनवर्स इंटू बी। ठीक है, b इनवर्स ये आएगा 2/5 - 1/5 1/5 2/5। b स्मॉल b आपने जिस वेक्टर से इसको चेंज किया है 7 2 से, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आंसर आएगा 12/5 11/5। इसका मतलब ये है कि आपके पास x2 की नई वैल्यू 12/5 हो जाएगी और x1 की वैल्यू 11/5 आ जाएगी। ठीक है, पहले x2 और x1 की वैल्यू कितनी थी, x2 की वैल्यू 8/5 थी और x1 की वैल्यू 9/5। लेकिन जब भी आपने अपने राइट साइड वेक्टर को 5 2 को 7 2 से बदला तो ये वैल्यू आ गई। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, मुझे पता है आप सोच रहे हैं अभी कि यार ये b इनवर्स कहाँ से लेना है आपने। ठीक है, यहाँ पर ही मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि अभी तक जो आपने काम किया है वो ठीक भी किया या गलत किया। दूसरा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि यार ये b इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर आप एक बुक की रीडिंग करेंगे तो वहाँ से आपके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक जो स्टेप होगा वो ये होगा कि ये b इनवर्स कहाँ से है। तो ये मुश्किल नहीं, आसान है। मैं देखें, सबसे पहले आपने सबसे पहले b इनवर्स निकालना है। तो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है ये सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ। एक तो लाइट होगा शायद, ये शायद अब आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मैंने लिखा है वाई हेयर बी इनवर्स ये है। क्यों बी इनवर्स इसके बराबर है? आंसर इसका, एट स्टार्ट S1 एंड A1 फॉर्म दी बेसिक वेरिएबल। आपने जब अपना क्वेश्चन शुरू किया था तो आपके स्टार्ट में बेसिक वेरिएबल आए थे, सरप्लस एक स्लैक वेरिएबल S1 था और A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल था, ऐसे ही है। सो इन द लास्ट टेबल कॉलम्स अंडर S1 एंड A1 फॉर्म बी इनवर्स। ये आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का, कि आपके पास बी इनवर्स यही क्यों है, उसकी वैल्यू ये कैसे निकाली गई, मुझे कैसे पता चला। तो इसका आंसर ये है कि जब हमने क्वेश्चन शुरू किया, इन द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास बेसिक वेरिएबल S1 और A1 थे। आप सबसे पहला टेबल नंबर 1 दोबारा जाकर देखें, ये मेरा टेबल नंबर 1 है। आप देखें इसमें दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, S1 और A1। S1 और A1 कौन है? बेसिक वेरिएबल, ये स्टार्ट में आए थे। तो इसका मतलब ये है कि आपने अब अपने आखिरी टेबल में जाना है। गौर से सुने, आखिरी टेबल जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला, टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में जाएं। टेबल नंबर 4 में जाने के बाद S1 और A1 के कॉलम में आपको जोन से नंबर नजर आएंगे वही बी इनवर्स है। तो बेटा यही है, 2/5 है, -1/5 है, 1/5 है, 2/5। तो ये 4 नंबर जो है ना, ये मेरे बी इनवर्स को शो करते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये नंबर है 2/5 -1/5 1/5 2/5। ठीक होगी बात। ये अगली चीज़ ये होगा हमारा बी इनवर्स यही क्यों है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया कि बी इनवर्स कैसे लेना है। अगली चीज़, आपने अपने क्वेश्चन को काउंटर वेरीफाई करना है कि ये आपने ठीक किया या गलत किया है। कैन वी वेरीफाई डैट आवर बी इनवर्स इज करेक्ट? आपने देखना है क्या ये हमारा बी इनवर्स जो हमने निकाला है ये ठीक भी है कि गलत निकलेगा, कैलकुलेशन में गलती तो नहीं होगी। ये शॉर्ट ट्रिक अब आपको बता रहा हूँ। लो जी, अब आसान सा शॉर्ट ट्रिक है। हेयर इन द लास्ट ऑप्टिमल टेबल x1 एंड x2 आर प्रेजेंट इन द बेसिस। आपके पास जो लास्ट टेबल है, ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब है कि आपने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। इस क्वेश्चन का ये अपनी दिल की तसल्ली के लिए है, ये काउंटर वेरीफाई है। इसका आपको इसके साथ लिंक नहीं है क्वेश्चन के साथ। आपको क्वेश्चन का लिंक खत्म हो गया, ये बी इनवर्स आपने निकाल लिया। ये मैं आपको जस्ट चेक करने के लिए बता रहा हूँ। देखो, मैंने लिखा है कि हमारे पास आपके जो लास्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला टेबल था इसमें दो वेरिएबल मौजूद थे, x2 और x1। ऊपर x2 है, नीचे x1 है।
आपने क्या करना है, आपने अपने कॉन्स्टेंट्स में जाना है, ओरिजिनल कॉन्स्टेंट, ओरिजिनल क्वेश्चन में, वहां पर जाकर देखें x2 और x1 के कोफिशिएंट्स क्या है। ये वाले इधर आ जाएं इस क्वेश्चन में। इसमें x2 का कोफिशिएंट है 2, नीचे है -1, इधर x1 का कोफिशिएंट है 1, ये है 2। अब चूंकि यहाँ पर तरतीब इस तरह है कि पहले मेरे पास x2 है, x1 है, तो मैं यहाँ पर पहले कोफिशिएंट लिखूंगा x2 के और बाद में लिखूंगा x1 के, यानी कुछ इस तरह। अब मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, बातों को ज़रा गौर से समझिएगा। आप बातें गौर से नहीं समझते, भाग जाते हैं थोड़ी सी वीडियो देखकर। Here in the last optimal table, x1 and x2 are present in the basis. The matrix formed by these variables from the original constant is given by, ये मेरा पास x2 के कांस्टेंट, मेरे ओरिजिनल कांस्टेंट में x2 के कोफिशिएंट्स पहले, फिर x1 के बाद में, सही है। वी कैन चेक दैट, आपने मैट्रिक में बी इनवर्स का फार्मूला पढ़ा है, ज्वाइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट, बस वो फार्मूला लगाएं, बी का डिटर्मिनेंट निकालें, एडजॉइंट निकालें, आप निकाल कर देख लें ये आंसर आ रहा है बी इनवर्स का। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो बी इनवर्स इस मैट्रिक्स से निकलेगा, दिस इज सेम एज बी इनवर्स ऑब्टेन्ड बाय सिंप्लेक्स आइटरेशंस। सिंप्लेक्स मेथड से जो बी इनवर्स मालूम किया और जो सीधा सीधा मैट्रिक वाले फार्मूले से मालूम किया, ये दोनों सेम आए हैं, ठीक है। ले जी, अब यहाँ तक आपको ये पता लग गया कि आपने बी इनवर्स कैसे निकालना है, और बी इनवर्स हमने चेक भी करना है कि बी इनवर्स सही भी निकला है गलत, वो आई होप कि आपको समझ आ गई है। चलें, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। मैंने लिखा जी, अब अगली चीज़, ये तो आपने बता दिया कि 5-2 को 7-2 से अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो आपके पास जो x2 और x1 की नई वैल्यूज़ आएंगी वो ये आ जाएंगी 12/5, 11/5। अब अगली चीज़ ये है कि यार ये जो वैल्यूज़ हैं इनसे आगे कंक्लूजन क्या ड्रा कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ सिंस बोथ x1 एंड x2 आर नॉन नेगेटिव। क्या ये दोनों नंबर जो हैं वो आपके पास नेगेटिव तो नहीं है, कोई एक नेगेटिव तो नहीं है, नहीं जी, दोनों ही पॉजिटिव है। द करंट बेसिक सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ x1 एंड x2 रिमेन्स फिजिबल। इसका मतलब ये जो बी पार्ट में आप सोल्यूशन मालूम करेंगे वो फिजिबल रहेगा एंड ऑप्टिमल, और ऑप्टिमल रहेगा। याद रखें कि सोल्यूशन आपका फिजिबल तब रहेगा जब ये तमाम दोनों जो वैल्यूज निकली हैं वेरिएबल्स की, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव होती तो मेरा सोल्यूशन जो था वो इनफिजिबल बन जाता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो फिर सोल्यूशन पहले फिजिबल होना चाहिए एंड ऑप्टिमल एट द न्यू वैल्यूज, और ऑप्टिमल रहेगा आपकी नई वैल्यू जो आएंगी x1 की वो 11/5 और x2 की वैल्यू 12/5। इन दोनों वैल्यूज को आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर लें, जबकि x3 0 है, आपका नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो 199/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कहता ये है, बात को गौर से समझिएगा, इसकी अगर आपसे वो पूछ लेता है इकोनॉमिकली इंटरप्रिटेशन, कहता है ये कि 5-2 को आपने 7-2 से बढ़ा दिया था राइट साइड वेक्टर को, अपने रिसोर्सेज को, मतलब मेरा पहला रिसोर्स जो था वो था लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ 2 है, आपने अपने रिसोर्स को 5 से 7 पर बढ़ा दिया, इतना देखो जी 5 से 7 कर दिया। तो इस तरह बढ़ाने से हुआ क्या, इस तरह बढ़ाने से आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 199/5 आ गई। पहले कितनी थी, पहले थी 141/5, ठीक है, 141/5। अब कितनी है, अब आ गई है 199/5। तो इसका मतलब आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू बढ़ी या कम हुई, और ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है, यानी प्रॉफिट टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज में पहले कंपोनेंट को बढ़ाने से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी रिसोर्सेज का बढ़ाना बेहतर है यहाँ पर, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है, सेकंड पार्ट अब आपसे कहता था कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द रिक्वायरमेंट वेक्टर फ्रॉम 5-2 to 3-9। इसमें क्या किया उसने, वेक्टर्स में इनको चेंज कर दिया, पहले भी चेंज किया था 7-2 से, अब 5-2 को 3-9 से रिप्लेस कर दिया। तो कहता है ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या चेंजिंग आएगी। सबसे पहले हम वही पहले फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, न्यू वैल्यूज ऑफ द करंट बेसिक वेरिएबल्स आर गिवन बाय। करंट बेसिक वेरिएबल्स आपके पास x2 और x1 है, टेबल नंबर 4 से हम देख चुके हैं, फिर दिखा देता हूँ आपको। ये रहा x2 और x1, लास्ट ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, लास्ट टेबल जो था आपका। इसकी मदद से मैंने ये x2 x1 की नई वैल्यू निकाली, फार्मूला बी इनवर्स बी है, बी इनवर्स मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकाला मैंने। स्मॉल बी की वैल्यू इसमें तो 3-9 हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -3/5 21/। ये आंसर कैसे निकाल रहा हूँ, आई होप कि आपको पता होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं एक मरतबा दोबारा करके दिखाता हूँ, वैसे आप शहजादे हैं। 2/5 × 3 6/5, -1/5 × 9 -9/5, 6 - 9 -3/5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम हो गई, x2 का आंसर आया -3/5 और x1 का आंसर आया 21/5। देखो x2 के सामने कौन है, -3/5, x1 के सामने कौन है, 21/5।
ये वाली वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। सिंस x2 बिकम नेगेटिव द करंट ऑप्टिमल सोल्यूशन बिकम इनफिजिबल। लो प्रॉब्लम पड़ गई, रोला पड़ गया। अब आपके पास जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है, आपका करंट ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो इनफिजिबल हो गया। ये सोल्यूशन आपका क्या हो गया, इनफिजिबल। क्यों हो गया, वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो क्लियर इनफिजिबिलिटी, देखो एक चीज यहां पर आपको शायद कंफ्यूज कर रही हो, एक वर्ड है फिजिबल और एक है ऑप्टिमल। देखो सोल्यूशन का ऑप्टिमल होना वो सिर्फ ये है कि आपकी ये जो लास्ट रो है ना, ये आपके पास क्या है, होगी लेस देन इक्वल टू 0। और ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो ऐसा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होता है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। ये तो आप इंटर से पढ़ते आ रहे हैं ना। ऑप्टिमल सोल्यूशन किसे कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन आप कहते हैं ऐसे सोल्यूशन को जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है। और फिजिबल सोल्यूशन कौन है, फिजिबल सोल्यूशन वो है जहां पर वो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका जो सोल्यूशन है वो आपके पास पहले ऑप्टिमल था अच्छा खासा, आपने वैल्यू चेंज की, सोल्यूशन ऑप्टिमल तो रहा लेकिन आपके पास क्या है, वैल्यूज नेगेटिव हो गई हैं, इनफिजिबल हो गया। हाँ अब आपके पास ये प्रॉब्लम पड़ गई है। अब इनफिजिबल हो गया सोल्यूशन, तो मैं जैसे शुरू में आपको बता के आ रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ याद रखें। जब आपके पास सोल्यूशन इनफिजिबल हो जाए, कब इनफिजिबल होगा, जब ये वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी। जब आपके पास किसी एक वेरिएबल की या दोनों वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब आपके पास अब सोल्यूशन इनफिजिबल है। अब इनफिजिबिलिटी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, लिखा हुआ आप पढ़ लें। टू क्लियर इनफिजिबिलिटी वी यूज डुअल सिंपलेक्स मेथड। अब आपने डुअल सिंपलेक्स मेथड को इस्तेमाल करना है। सो टेबल नंबर 5 इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टेबल नंबर 4 गिवन बिलो। लो जी अब आप अपने लास्ट टेबल को दोबारा देखें, टेबल नंबर 4 को, ये मेरे पास है। इसकी मदद से मैंने एक नया टेबल बनाया, टेबल नंबर 5, और मैं इस्तेमाल करूंगा डुअल सिंपलेक्स मेथड को। आपको मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। डुअल सिंपलेक्स मेथड में होता ये था, सिंपलेक्स मेथड में होता ये है कि आप सबसे पहले देखते हैं मोस्ट, यहाँ पर नेगेटिव नंबर कौन सा होता था, मोस्ट पॉजिटिव, यानी कि आप सबसे पहले तलाश करते थे कि आपका आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है, या दूसरे अल्फाज में आप तलाश करते थे पहले आपका की कॉलम कौन सा है फिर की रो कौन सी है। यहाँ पर काम उल्टा है, यहाँ पर सबसे पहले हम की रो तलाश करेंगे फिर की कॉलम तलाश करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। डुअल सिंपलेक्स मेथड में सबसे पहले आपने की रो तलाश करनी। अब वो की रो कैसे तलाश करते थे, लो जी ये देखो ज़रा, मैंने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले जनाब मोहतरम आपने क्या करना है, ये देखो जी, ये मेरे पास लास्ट रो नज़र आ रही है आपको, ये बिल्कुल वही है जो नीचे यहाँ पर लिखी हुई है टेबल नंबर 4 में। ये सारा टेबल नंबर मैंने 5 दोबारा बनाया है, टेबल नंबर 4 को दोबारा सारा लिख लिया। यहाँ पर ये बी नहीं लिखा, बी के नंबर चेंज है, बाकी सब कुछ वही है। ये देखिए बी के नंबर यहाँ पर, पहले बी के नंबर 8/5 और 9/5 थे, अब बी के नंबर सुन लें कौन से होंगे। अब बी के नंबर ये वाले होंगे जो नए आए हैं, -3/5 और 21/5। तो यहाँ पर आपने लिखना है -3/5 और 21/5, और ये सारा का सारा टेबल नंबर 4 आ गया। क्या काम किया, टेबल नंबर 4 बनाया और बी के ये वाले नंबर आपने यहाँ पर लिख दिए। अब आपने सबसे पहले देखना है कि मेरी की रो कौन सी है। की रो कैसे तलाश करते हैं, आपने जाना है अपनी इस रो में जो लास्ट रो है आपकी, ठीक है, इसके नंबर्स को आपने डिवाइड करना है उन नंबर्स पर जहां पर बी नेगेटिव है। यानी बी नेगेटिव कहां पर है, आपकी फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो मेरी की रो है, -3/5 जो है वो की रो है। इसके नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे इनके ऊपर, सही है। जैसे यहाँ पर मैंने नीचे लिखा एज b1 इज इक्वल टू -3/5, द फर्स्ट, ये नेगेटिव है इन द फर्स्ट रो, सो द फर्स्ट रो इज द की रो एंड x2 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। डुअल सिंपलेक्स मेथड में बेटा आपने जब भी आउटगोइंग वेरिएबल तलाश करना है तो की रो से तलाश करना है, जबकि रेगुलर सिंपलेक्स मेथड में जब आप आउटगोइंग वेरिएबल तलाश करते हैं तो आप की कॉलम से तलाश करते हैं। ठीक है, बातों को गौर से सुने, दोबारा फिर सुन लें। यहाँ पर आउटगोइंग वेरिएबल निकालना है तो की रो आपने तलाश करनी है। तो की रो मेरी वो होगी जिसमें यहाँ पर ये आपके पास बी नेगेटिव आ रहा है, ये इसका मतलब x2 जो है पहली रो मेरी आउटगोइंग वेरिएबल है ये x2। अब इनकमिंग वेरिएबल कौन सा आएगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने नीचे लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नॉन बेसिक एलिमेंट ऑफ CJ माइनस EJ। नॉन बेसिक एलिमेंट जो होंगे उनकी CJ माइनस EJ में टू द एलिमेंट्स ऑफ द की रो, उनको आप डिवाइड करें की रो के नंबर्स के ऊपर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ नॉन बेसिक एलिमेंट्स CJ माइनस EJ टू द एलिमेंट्स ऑफ द की रो। देखें अब यहाँ पर ये CJ माइनस EJ रो है ना, इसके नंबर तो आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, ये नेगेटिव नंबर -3/5, इसको डिवाइड करें -1/5 पर। ये आगे मैंने यहाँ पर करके दिखाया सारा, ये रहा। नेग्लेक्ट द रेशो कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव और जीरो एलिमेंट्स।
जीरो और नेगेटिव एलिमेंट्स, पॉजिटिव एलिमेंट्स को नहीं देखना आपने, आपने सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट को देखना है। ऑफ द की रो एंड चूज द लोवेस्ट रेशियो, द डिजायर्ड रेशियो इज दिस। लास्ट रो देखें -3/5 है, ये की रो है, इन दोनों नंबरों को डिवाइड किया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, -3/5 डिवाइड बाई -1/5, आंसर आ गया 3। ठीक है, आगे देखें, ये -29/5 है, ये नेगेटिव है लेकिन वो पॉजिटिव है, इसको छोड़ देंगे। ये m वाला नंबर है, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पर दोनों नंबर जीरो, इनको भी छोड़ देंगे। तो आपने सिर्फ वो वाली रेशो लेनी है जिसमें आपकी की रो के नंबर नेगेटिव हों, ठीक है, और जीरो और पॉजिटिव वाले नहीं लेने आपने। दोबारा देख लें, नेग्लेक्ट द रेशो कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव और जीरो एलिमेंट ऑफ द की रो। नेग्लेक्ट द रेशोज कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव और जीरो एलिमेंट ऑफ द की रो। आपने की रो के पॉजिटिव और जीरो एलिमेंट वाले नंबर नहीं लेने। एंड चूज द लोवेस्ट रेशो, द डिजायर्ड रेशो इज 3, हेंस द x3 कॉलम इज द की कॉलम और x3 is the incoming variable and -1/5 is the key element. Replace x2 by the x3, this shown in table 6। ले जी, ये आपके पास सारा का सारा अब मेरा जो x3 है वो इनकमिंग वेरिएबल बन गया। x3 कॉलम जो है मेरा पिवट कॉलम है या की कॉलम, वो कैसे है, आपने ये रेशो निकाली है, ऊपर है -3/5, नीचे है -1/5, आंसर कितना है 3 है। ये -3/5 यहाँ लिखा हुआ है, नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कॉलम कौन सा है, x3 का है। ठीक है, तो इसका मतलब x3 मेरा की कॉलम है। यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको छोड़ देंगे, इसका मतलब ये भी गया, ये वैसे ही छोड़ देना है, सही है। तो यही एक नंबर बचता है, ये 0 है, 0 पर 1 ये भी नहीं लेना, 0 पर 0 ये भी नहीं लेना, तो एक ही नंबर बचता है ना बेटा। तो x3 आपके पास क्या होगा, इनकमिंग वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, x3 इनकमिंग वेरिएबल आ जाएगा और x2 जो यहाँ पर था वो आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। इस सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने लास्ट टेबल नंबर 6 में यहाँ पर लिख दिया आपके सामने। अब इसमें करना क्या है, बाकी काम वही आपने करना है। ये -1/5 था, इसको ये मेरा की जो था वो की एलिमेंट है यानी पिवट एलिमेंट है, इसको मैंने 1 बनाना है। पूरी की पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, इस 1 के जरिए नीचे वाले नंबर को 0 करूँगा। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। तो टेबल नंबर 5 कैसे बना, सबसे पहले मैंने बी के नंबर लिखे ये वाले ये अंदर वाला हिस्सा सारा टेबल नंबर 4 का है। डुअल सिंपलेक्स मेथड लगाया, ये मेरी की रो है क्योंकि यहाँ पर बी नेगेटिव है। अब बी के इसकी सीजे माइनस ईजे के नंबरों को इस की रो के नंबरों पर मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मुझे पता चला कि लीस्ट रेशो जो है वो यहाँ पर निकलती है। x3 मेरा की कॉलम है, ये वाला नंबर मेरा की एलिमेंट है। ये की एलिमेंट अब -1/5 से 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद रो ऑपरेशन लगाई, ये आपके पास लास्ट टेबल आ गया। ठीक है, जो रो ऑपरेशन लगानी है वो बी के ऊपर भी लगानी है, इस साइड पर भी, याद रखिएगा। अच्छा, अब देखो ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद मैंने लास्ट रो निकाली। लास्ट रो निकालने के बाद मुझे पता चला सीजे माइनस ईजे में तमाम नंबर क्या हैं, नेगेटिव आ चुके हैं। और अगली बात, क्या बी के तमाम नंबर पॉजिटिव हो चुके हैं? जी बिल्कुल हो चुके हैं। एक 0 है, दूसरा पॉजिटिव है, अच्छी बात है, खत्म होगी बात। डुअल सिंपलेक्स मेथड यही कहता है कि एक तो ये तमाम के तमाम नंबर नेगेटिव आ जाए मैक्सिमाइजेशन के केस में, दूसरा यहाँ पर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। बी में एज ऑल एलिमेंट्स इन सीजे माइनस ईजे रो आर नेगेटिव और 0 एंड ऑल बी आई आर पॉजिटिव। चूंकि सीजे माइनस ईजे की रो में तमाम नंबर नेगेटिव हो चुके हैं या 0 हैं, और दूसरी बात यह है कि बी आई के तमाम नंबर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो चुके हैं। दिस सोल्यूशन गिवन बाय टेबल नंबर 6 बाय यूजिंग डुअल सिंपलेक्स मेथड इज ऑप्टिमल। टेबल नंबर 6 की मदद से जो सोल्यूशन हमें मिला है और डुअल सिंपलेक्स मेथड की मदद से वो ऑप्टिमल बन चुका है। द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज गिवन बाय, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास ये है, x1 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 3 है। अब इसमें x2 मौजूद नहीं है तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में z में ये वैल्यू पुट कर लें। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 5 × x1 प्लस 12 × x2 प्लस 4 × x3, वैल्यू पुट की, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 12 आ गई। तो ये बेटा एक क्वेश्चन था जिसमें आपने सीखा कि सेंसिटिविटी एनालिसिस की टाइप नंबर 1, जिसमें रिसोर्सेज यानी राइट हैंड साइड वेक्टर बी को अगर आप चेंज कर दें तो ऑप्टिमल सोल्यूशन पर किस तरह का फ़र्क पड़ सकता है। आई होप कि बड़ी मेहनत से ये लेक्चर आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया, डिलीवर करने की कोशिश की, आपको समझ आई होगी चीज़ों की। चीज़ें अच्छी लगी लाजमन लाइक कर लिया करें और कमेंट्स भी करके मुझे बताया करें और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, और दिल करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो टाइप नंबर 2 है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में भी याद रखा करें, दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।